क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, हमारे को एंगल ए और एंगल बी जो दे रखा है वो एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। इसके आगे हमारे को दे रखा है कि cos ए इक्वल टू cos बी। ठीक है, cos ए इक्वल टू cos बी। और हमारे को जो प्रूव करना है वो प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये सेम टाइप हमने एग्जाम्पल में देखा था, वहां पर हमारे पास साइन के साथ था। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, याद आ रहा हो तो? हमने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ जो एंगल है वो एंगल ए है और एंगल बी है, और वो दोनों ही एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। तो इस बात से तो हमारे को हम सब एग्री कर रहे होंगे कि देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री पर एक्यूट एंगल तो नहीं आने वाले, मतलब ए और बी का नाम यहाँ तो नहीं आएगा, तो मतलब ए यहाँ पर आएगा तो फिर बी यहाँ पर आएगा। लास्ट जो क्लास थी वहां पर हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर ए यहाँ पर है तो बी इधर, और अगर ए इधर होगा तो फिर बी इधर। 90 पे कोई हम अदर नाम रख लेते हैं, मान लिया उसका नाम क्या है? सी। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे को क्वेश्चन में गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी। तो बताओ कोस, यहाँ पर कोस गिवन है तो हम लोग कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। अब बताओ बी अपॉन एच कौन से एंगल की बात कर रहा है? एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए ये तो होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा हमारा? बेस। ये वाला जो बेस होगा, मतलब एसी जो बेस होगा या सीए जो बेस होगा, वो कौन से एंगल को कंसिडर कर रहा है? एंगल ए को। एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल ए के लिए हमारे पास कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा ए सी अपॉन ए बी। सेम वापस से कोस का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार एंगल कौन से को मेजर करना है? बी को। तो एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि बी सी अपॉन में एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा? ए सी इक्वल टू बी सी। हम क्या लिख देंगे आगे? बाई आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, अगर दो साइडें इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एसी, एसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। और बीसी, बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। और यही मुझे क्या करना था? ठीक है, सेम टाइप हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को दे रखा है, देखो कोड की वैल्यू दे रखी है। अब अपने को पता है कि कोड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने देख रखे हैं, तो मेरे को ये बताओ कि पीवीपी अपॉन एचएचबी से कोड का जो फॉर्मूला होगा, इसका कोड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? बी अपॉन पी। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे दे रखा है कॉट थीटा। एक सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हमारे को ये चीज गिवन है। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोड का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो रिप्रेजेंट करेगा बेस को 7 और 8 को कौन करेगा? परपेंडिकुलर। ये होगा ना, बी अपॉन पी कोड का फॉर्मूला होता है, यानी बेस तो हमारा 7 लिया जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या लिया जाएगा? 8। सबसे पहले तो मुझे बताओ बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या फाइंड करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस। हम लिख लेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे को दे रखा है यहाँ पर 8 और बेस हमारे को दे रखा है 7। इसका स्क्वायर हो गया 64, इसका हो गया 49। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113 आ जाएगा क्या? 9 और 4 13 का 3 कैरी करेगा 1 5 11 है ना। लेकिन ये तो हाइपोटेनियस का क्या आ रहा है? स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट में 1 1। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी।
बेसिक चल रहा है ना, जहाँ तक हमने कर लिया था। हमसे पूछ क्या रहा है वो देखते हैं हम। चलो चाहो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये एंगल थीटा मान लो, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये तो कितना हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और हाइपोटेनियस हमने कितनी फाइंड कर ली है, रूट में 113। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, हमें फाइंड करना है, हमें ये बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ये बताना है कि ये वाली LHS और ये वाली RHS आपस में इक्वल है या नहीं। समझ में? ये कुछ दिया हुआ था, देखो ये तो नॉर्मल है, जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं वही चीजें की है। कोट का फॉर्मूला लगाया है, बेस और परपेंडिकुलर हमारे को मिल गया था, तो हमने पाइथागोरस से क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज। तो बताओ LHS इक्वल टू RHS हमारे को प्रूफ करना है कि या तो ये इक्वल है और या फिर ये इक्वल नहीं है, जो भी है हमारे को यहाँ से आंसर निकाल के दिखाना है कि ये इक्वल है या। तो देखो पहले अपन LHS को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, अब मुझे बताओ tan का जो आंसर होगा वो कौन से एंगल को कर रहा है यहाँ पर, यहाँ ए होगा या थीटा होगा। एक सेकेंड, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया, क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है, इसका दो पार्ट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे को प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये चीज फाइंड करनी है, और सेकंड हमारे को फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट पे। पार्ट नंबर फर्स्ट पे, पार्ट नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारे को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको सॉल्व दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो हम क्या करें 1 की जगह 1 रख लें और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लें। क्या होता है साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, ऐसे कोस का फॉर्मूला रख लें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन देखो ये बहुत ही लेंथी है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एक चीज लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर ए कौन है, 1 प्लस बी कौन है, साइन थीटा। क्या सेम टू सेम यहाँ पर भी वो ए ही 1 है और बी ही क्या साइन थीटा है, लेकिन यहाँ बीच में साइन कहीं का आ रहा है, माइनस। तो मुझे बताओ क्या ये कोई आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बन रही। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बन रहा है, दिख रहा है साफ साफ। ये याद रखना कि यहाँ पर अगर ए मैंने 1 लिया है तो यहाँ पर भी 1 ही ए होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमने चेंज कर दिया ना। ए यहाँ पर जो हमने अज्यूम किया है, सेम ए यहाँ होना चाहिए, सेम बी यहाँ होना चाहिए, सेम सेम है। ऐसे देखो यहाँ पर भी सेम ए आ रहा है और यहाँ पर सेम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम जानते हैं, वेरी वेल नोन है क्या, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर मेरा क्वेश्चन होगा तो फिर मेरा आंसर बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बनता है। तो करते हैं, तो बताओ क्या बन जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद रखना यहाँ पर मैं एक चीज नोट करवा देता हूँ कि जब साइन थीटा का हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, साइन थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो देखो हमारा आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा स्क्वायर नहीं आएगा, थीटा स्क्वायर का तो मतलब हो गया कि हमने एंगल का क्या कर दिया है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जो होता है ना वो एंगल का नहीं होता है, समझ में आ रहा है। साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे है ना, तो हमारा जो स्क्वायर लगेगा वो साइन के साथ आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आएगा, एंगल के साथ नहीं आएगा। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, जो भी हमारी पावर होती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लगती है। ये वाली चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये होता है। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब बनता है साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम यहाँ पर मैंने किया है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, जिसको हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा। तुम चाहो तो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, ये लो।
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए वन ही है, लेकिन यहाँ इस वाले डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो बी है वो साइन थीटा नहीं है, यहाँ पर कौन है, कॉस थीटा। तो अब की बार कौन आ जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इधर तो लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर भी क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू तो हमारे पास सेम है दोनों में, देखो ठीक है, लेकिन बी की वैल्यू सेम नहीं है, तो बी का जिसके साथ आंसर आ रहा है उसके साथ बनाना है। मतलब यहाँ बी साइन है तो साइन के साथ बनेगा, और यहाँ बी कोस है तो कोस के साथ बनेगा। अब मैंने जो बताया कि वन का स्क्वायर होता है वन, ठीक है, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल के कभी भी स्क्वायर नहीं है, अंडरस्टूड रहना है। ऐसे ही वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े। अब आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का आंसर निकालूं यहां से तो क्या बनेगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा क्या। सेम मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का आंसर बनाऊं तो क्या बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बनेगा क्या। याद हो तो हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है उसके अंदर हम लोग अदर दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं ना, ईच ऑफ से, कि यहाँ से साइन स्क्वायर की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो प्लस का कोस स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, और अगर मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का साइन स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मुझे ये बताओ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनना, ये टू से टू मत काट देना, पावर है, ये पावर से पावर नहीं कटेगी ऐसे, है ना, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट कटता है, पावर से पावर नहीं कटती है, ध्यान में रखना, गलती से ये मत कर देना। अच्छा, फिर एक चीज और हम जानते हैं क्या, कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोट थीटा का। और अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता तो ये किसका फॉर्मूला होता, टेन थीटा का। तो देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला किसका है, कोट थीटा का, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, कोट थीटा। लेकिन देखो यहाँ भी पावर टू है, यहाँ भी पावर टू है, तो आंसर में भी क्या आएगा, कैसे आएगा, समझ में आ रहा है। देखो कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कोस कितने टाइम आएगा, टू टाइम आएगा, ठीक है, ये रफली कर रहा हूँ मैं ना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसका मतलब भी कोट, इसका मतलब भी कोट, है ना। कोट थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे यहाँ से यही बता दो कि कोट थीटा की वैल्यू हमारे को गिवन है क्या, कितनी गिवन है, 7/8। तो ये आंसर कोट थीटा का पूछ रहा है या कोट स्क्वायर थीटा का, तो हम बोलेंगे कोट स्क्वायर थीटा का। मतलब कोट थीटा का जो भी आंसर आया उसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब 7/8 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49/64। बात समझ में। हमने इसको सॉल्व किया है एलजेब्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, यहाँ फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटिंग करी, और क्या निकल रहा है, आंसर। इसको दूसरा तरीका और है, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, ताकि तुम वो ट्राई भी कर सकते हो खुद से। क्या, कि वन ऐसा कैसा, प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्या होती है, पी अपॉन एच, यानी कि 8/√113, पहला पार्ट। फिर वैसे का वैसा वन माइनस वही साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, और कितना, 8/√1 इधर एलसीएम लोगे, इधर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास जो ऊपर का पार्ट बच रहा है वो तो ये वाला होगा, न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है। ऐसे हम कोस का आंसर बनाएंगे, कोस का आंसर क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि 7/√113, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, नीचे भी सेम एलसीएम लिया जाएगा। फिर एलसीएम लेने के बाद में फिर ये यहाँ डिवाइड का साइन किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करने पर वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो भी आंसर सेम ही आएगा। बट उस अप्रोच से ज्यादा इजी अप्रोच ये वाली, एक बार अपने हाथ से वापस से निकालोगे देख के तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें, सेकंड पार्ट तो देखो बहुत ही सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, उसका क्या करना है, स्क्वायर। ये सेम चीज हमने यहाँ पर भी की है क्या, कोट थीटा का स्क्वायर ही तो करना है। कोट थीटा का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर भी करना है और 8 का भी स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू पूरी है 7/8। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो वही 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी दोनों के आंसर हमारे सेम ही है। यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे, चलो ठीक है। तुम चाहो तो नॉर्मल उस जो हमारे को फॉर्मूला वाइज जो दे रखा है ना, इससे भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला वाइज से थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो मैंने थोड़ी सी अप्रोच चेंज की है, ठीक है, माइंड ओपन भी हो जाएगा कि जहाँ पर एल्जेब्रिक लग सकता है वहाँ पर एल्जेब्रिक लगाएंगे, ताकि हमारे कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी इजीनेस दिखे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले है ना, ये लर्न होंगे तो अपने आप ही चीजें समझ में आती हुई दिखेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे को, देखो एक सेकेंड है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हमारे को 3 cot A इक्वल टू में 4 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन वापस से तुम्हारा देखा हुआ है या नहीं देखा? क्या सभी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम ही है? हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A इक्वल टू में दिया हुआ है हमारे को 4, और हमें चेक करना है कि ये चीज इक्वल है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सही है क्वेश्चन, सही है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसको ही सोल्व कर लो। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ और हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू एक। वापस से कोट आ रहा है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन टी, यानी ये बेस से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या लगा लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बेस और परपेंडिकुलर मिल चुके हैं तो हाइपोटेनियस। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि ये सब चीजें बेसिक से चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, सब में एक ही चीजें चल रही है, तो मुझे नहीं लगता अब दोबारा से उन चीजों को वापस से डिटेल से समझाना पड़ेगा। फॉर्मूले मतलब हम लोगों ने फॉर्मूले की वैल्यू देखी है यहाँ पर, है ना, कि कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाइपोटेनियस की कमी दिख रही है, तो पाइथागोरस से क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, और बेस मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, चलो लिख देता हूँ एक बार। वैसे मेरी नज़र में समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया है, लेकिन अपने को तो हाइपोटेनियस ही चाहिए, तो रूट 25 आंसर आ जाएगा 5। तो एक रफली डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। एंगल ए की बात कर रहा है तो यहाँ पर एंगल ए दे देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। वैल्यू पुटिंग कर दूँ, ये हमारा हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 3, और हाइपोटेनियस हमारी कितनी होगी 5। वैल्यू पुटिंग करते हैं। नाउ ये चीज़ मुझे देखनी है कि ये और ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देखो 1 माइनस 10, बताओ 10 ए का जो आंसर आएगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 10 का आंसर मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो है 3 और बेस कितना है 4, जो भी आंसर आएगा उसका हमारे को क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं कह रहा है, ये सिर्फ स्क्वायर किसका कर रहा है, 10 का। तो 10 का जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। पहले मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में आरएचएस को कर दूंगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16। मुझे बताओ ये पूरा न्यूमरेटर है, देखो ये पूरा न्यूमरेटर है, तो ये मैंने न्यूमरेटर ले लिया। अब ये डिवाइड का साइन है, तो मैंने ये डिवाइड का साइन ले लिया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ मैं। 1 प्लस वापस से 10 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4, यानी कि 9 अपॉन 16। समझ में आ रहा है? देखो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और ये डिवाइड का साइन है। इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा है वो भी समझ में आ जाएगा, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे, है ना, समझ में आता रहे सब कुछ। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16। 1 को 16 बनाने के लिए यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई, 16 है 16 ही बनाना है तो 9 ऐसा का ऐसा। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। सेम यहाँ पर हमारे पास 16 एलसीएम आ रहा होगा, दिख रहा है 1 और 16 का एलसीएम। इसको हम 16 बनाएंगे और यहाँ से हमारे पास 9 का 9 ऐसा कैसा रह जाएगा, है ना, एलसीएम वगैरह लिया है। 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन 16। अब मुझे बताओ डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टी में। चलो नेक्स्ट सिस्टम में कर लेंगे डिवाइड। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 16। मुझे बताओ डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो 16 चल जाएगा ऊपर और 25 कहाँ जाएगा नीचे। 16 से 16 कैंसिल आउट, क्या आंसर बचा 7 अपॉन 20। मतलब हमारा जो एलएचएस होगा वो क्या आएगा 7 अपॉन 25। 10 की वैल्यू रखी है, इसका स्क्वायर किया, 10 की वैल्यू रखी है, इसका स्क्वायर किया। मैं कह रहा हूँ ये न्यूमरेटर है, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। ये डिवाइड का साइन को मैंने डिवाइड के साइन में दिखा दिया। ये हमारा एलसीएम लेकर लिया, इसका एलसीएम लेकर लिया। डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, पीछे वाली टर्म का रेसिप्रोकल, मतलब 25 आ जाएगा नीचे और 16 का चल जाएगा ऊपर। कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आ रहा है 7 अपॉन 25। लेकिन ये तो एलएचएस ही सॉल्व किया है, हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, मतलब आरएचएस में सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताओ
RHS में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो पहले cos निकालते हैं, cos का फॉर्मूला b अपॉन h, तो b कितना 4, h कितना 5 माइनस साइन का फॉर्मूला p अपॉन h मतलब 3 अपॉन 5। बढ़िया है, बताओ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 अपॉन 25, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 25, 25 है 25 भी बनाना है तो 16 ऐसा का ऐसा माइनस 9 भी ऐसा का ऐसा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेना तो आता ही होगा यार, इतने बेसिक में तो अपन चलेंगे नहीं। 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 25, तो बताओ क्या 7 अपॉन 25 ही हमारा आंसर आ रहा। एलएचएस में भी हमने सॉल्व किया था तो 7 अपॉन 25 आया था, आरएचएस में भी हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास 7 अपॉन 25, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ से हमारे को वैल्यू दी हुई है, अगर हमारे पास 3 साइड्स होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, 2 हमें मिलती है, एक हम क्या कर लेते हैं वहां से फाइंड कर लेते हैं, जो भी चीज हमसे पूछ रहा होता है हम उसमें अपनी वैल्यू पुटिंग करते हैं फॉर्मूला वाइज, और हमारा क्या निकल जाता है आंसर, सब में सेम टाइप चल रहा है, सेम टाइप, कुछ भी ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो इस चीज को समझ में तभी आएगा जब अपन फॉर्मूले अपने को याद है, टाइप तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क दिख रहा है, हम लोग अगर एग्जाम्पल भी अगर ढंग से अच्छे से देख लेंगे तो एग्जाम्पल के टाइप पूरे के पूरे रिपीट होना है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है कि हमारे को ऐसा समझ में नहीं आया कि ये क्या कर दिया है इन्होंने, है ना, कि ट्यूशन वाइज ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास सारे क्वेश्चन के अंदर टाइप्स बदल रहा है, सेम टाइप चल रहा है हमारे पास। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, और राइट एंगल हमारे को बना रखा है बी पर, राइट एंगल हमारे को बी पर बना रखा है, तो मैंने इसको ए बना लिया और इसको क्या बना लिया सी बना लिया, और हमारे को दे रखा है tan a इक्वल टू 1/√3, ये चीज मुझे दे रखी है, और मुझे फाइंड करना है पहला पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो मुझे फाइंड करना है वो करना है कॉस ए कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी। चले आगे, ये चीज दी हुई है कि हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ये बी पे बन रहा है, तो फिर ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है, कहीं पर भी रख सकते हैं, ये वैल्यू गिवन है, ये वाली चीजें हमारे को क्या करनी है फाइंड करनी है, कुछ भी नया नहीं है, वही चीजें वापस से दोहराएंगे। क्या कि सर देखो tan है, tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b, यानी कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। अब साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले पहले तो क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर और बेस मिल चुके हैं तो क्या लगेगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बताओ कितना है 1, बेस कितना है √3, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखो ये क्या है √3 का स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ, √3 का स्क्वायर यहाँ √3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि √3 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो मुझे बताओ मैंने अपने जब लास्ट लेक्चर लगा था तो मैंने कहा था कि रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, दोनों ही रूट में है, तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो √9 होगा, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है नहीं होता। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और तरीका हो सकता है, इस तरीके से भी कर सकते हो, √3 का स्क्वायर है तो मुझे बताओ √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, और इसका होल क्या हो रहा है स्क्वायर, हम जानते हैं पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 3 की पावर 1, यानी कितना हुआ। 9th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था यहाँ पर, है ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर या सेकंड चैप्टर में दिया हुआ था, शायद फर्स्ट में दिया हुआ था लास्ट वाली एक्सरसाइज, कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, इसका स्क्वायर कर रहा है तो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके से चल जाओ, बेसिक तरीके से चल जाओ तो भी आंसर वही आएगा। √3 का स्क्वायर मतलब √3 को √3 से क्या करवाना है मल्टीप्लाई, रूट का रूल क्या कहता है मल्टीप्लाई के लिए कि अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाला बाहर वाले से, तो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 3 जा 9, और 9 का रूट कितना होता है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, लेकिन सर ये तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए हाइपोटेनियस, तो क्या निकालना पड़ेगा √4, जो कि कितना आ गया, बढ़ जाओ आगे डायग्राम में वैल्यू पुटिंग कर दो, बताओ एंगल कौन है ए, तो एंगल ए के लिए ये तो होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस, यही होगा,
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, वैल्यू पुटिंग करिए, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वैल्यू अब रखते जाओ। साइन ए ध्यान से रखना ना, क्योंकि एंगल दोनों चल रहे हैं इस बार, इसमें भी दोनों चल रहे हैं, तो एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो साइन का फॉर्मूला देखो, पी अपॉन एच, कौन से एंगल के लिए? ए के लिए, ए के लिए। बात समझना, मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, बढ़ जाओगे। सर एक सेकंड, आप मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पर ही √3 क्यों लिया, यहाँ 1 क्यों नहीं आया? उसका रीजन सुनना कि मेरे पास सबसे पहले तो गिवन क्या है, tan है। tan ए की वैल्यू मेरे को गिवन है 1/√3, यानी कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी, ये ध्यान में रखना है। तो एंगल ए अगर यहाँ है तो इसके लिए ये वाली जो वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर होगा, उसका आंसर मुझे क्या रखना है? 1 रखना है। समझ में आ रहा है? एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो √3 होगा, तो अब एंगल ए के लिए ये जो होगा, क्योंकि 90 ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो बचा हुआ बेस होगा, तो ये वाली जो लाइन आएगी है ना, इसका मेजरमेंट कितना आएगा, रेशियो में कितना आएगा? √3 आएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ वन वन आया, यहाँ √3 आया, यहाँ √3 क्यों नहीं आया? क्योंकि एंगल ए डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन आएगा और यहाँ कौन आएगा, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है मुझे, सी दिया हुआ होता तो मैं सी के थ्रू करता, सी अगर दिया हुआ होता यहाँ पर ये होता परपेंडिकुलर और ये क्या होता बेस, लेकिन यहाँ एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिनोट हो रहा है 1 से और बेस डिनोट हो रहा है √3 से, और हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम ही रहेगी, तो 90 के सामने वाला हमारे पास 2 आ गया, हमने फाइंड किया। बात समझ में आ रही है? यही √3 क्यों आया। अब आते हैं साइन पर। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, लेकिन कौन से एंगल के लिए? ए के लिए। तो ए के लिए ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस। आगे बढ़ते हैं। कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, लेकिन कौन से एंगल के लिए? सी के लिए। सी के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन, वापस से कोस का फॉर्मूला वही बी अपॉन एच, लेकिन कौन से एंगल के लिए? ए के लिए। ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, कितना जाएगा? √3 अपॉन में, समझ में आ रहा है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, लेकिन एंगल कौन सा लेना है? सी, तो बताओ सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होना जाएगा? √3 और एच कितना हो जाएगा? 2। एंगल डिसाइड करेगा ना कि मैं कौन सा परपेंडिकुलर लूंगा और मैं कौन सा बेस लूंगा। यहाँ पर 1 √3 और 2 क्या है वो मैंने समझा दिया ऊपर से, क्योंकि हमारे को ये चीज गिवन थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम ऐसा बना। ये चीज गिवन है, ठीक है, ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिया, ट्यूशन में हमारे को दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग से हमने ये डायग्राम बनाया कि अगर एंगल ए यहाँ रहेगा तो फिर ये परपेंडिकुलर बनेगा, और जिसकी वैल्यू हमारे को कितनी दिखानी है 1, और बेस की वैल्यू कितनी दिखानी है? √3, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 2। वैल्यू पुटिंग कर लो, बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 कैंसिल आउट हुआ, क्या आंसर आया? ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, एंगल को डिसाइड करना है बस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना बस डायग्राम के अंदर कि एंगल में क्या वैल्यू आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोस का फॉर्मूला वही बी अपॉन एच, लेकिन कौन से एंगल के लिए? ए के लिए। ये रहा कॉस, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3 अपॉन में 2। सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, तो एंगल ए के लिए पी अपॉन में एच, सी के लिए भी पी अपॉन एच, तो √3/2, ठीक है, बेटर होगा यार, इतना तब तो समझ गए होंगे, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना? √3 बन जा √3, बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी कितना आएगा? √3/4। बताओ, 2 में से 2 जाता है तो 0 आता है, तो ऐसे √3/4 में से √3/4 चल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, सेम टाइप चल रहा है, हमने यहाँ से 2 साइड दी हुई थी, थर्ड साइड हमने पाइथागोरस से निकाल ली, जो भी क्वेश्चन कहता है उसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। एंगल डिसाइड करेगा कि मैं कौन परपेंडिकुलर लूंगा, मैं कौन सा बेस। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए क्या रहती है? सेम रहती है, दोनों एक्यूट एंगल के लिए सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये वैल्यू जो जो होती है डिसाइड कौन करता है? जो गिवन पार्ट होता है ना, डायग्राम ए के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ए के थ्रू हम लोग डायग्राम बनाए, सी दिया हुआ होता तो सी के थ्रू डायग्राम बनाते, सी के लिए कौन परपेंडिकुलर होता, कौन बेस होता, कौन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, और क्वेश्चन नंबर 10 वही है जो हमने एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, मेरा कहना यह है कि अगर अपन लोग एग्जाम्पल को ढंग से कर लें तो इस एक्सरसाइज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सारा कुछ सेम ही है, अगर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे।
कुछ नया टाइप नहीं है, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो हम लोग को एग्जाम्पल से कुछ अलग जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल हमारे को बना दिया है क्यू पर। तो ये तो क्यू हो गया, इसको मैं पी दे देता हूँ, इसको मैं नाम क्या रख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद में कह रहा है हमारे को कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू में कितना है 25। पी क्यू जो है वो हमारे को दे रखा है 5, और हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। अब हमारे को इन तीन साइड में से कोई सी दो साइड तो हमारे को चाहिए, तो क्वेश्चन में वो दे रखे क्या क्या दे रखा है। तो पहले तो देखो पी क्यू दे रखा है हमारे को 5, तो ये हमने बना लिया 5, ये हमने क्या बना लिया 5। फिर ये कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू हमारे को दे रखा है 25। तो सबसे पहले मैंने कहा कि लेट, या पहले मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, है ना, गिवन पार्ट लिख लेता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो साइड का सम कितना है 25। तो कोई भी एक साइड को एक्स एज्यूम कर लो, क्यों एज्यूम करना है वो भी समझा देता हूँ। देखो दो साइड दी हुई है, एक साइड का आंसर तो हमारे को पता है, बच रही है दो, दो में से कोई एक तो हमारे को चाहिए ना, तभी तो हम दूसरी बची हुई जो थर्ड साइड होगी वो फाइंड कर पाएंगे। अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि दो साइडें होती है, और तीसरी साइड हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर जो 25 है वो अकेली साइड का सम नहीं है, ये दोनों साइड का सम है। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि ये अकेला 25 लेगा और ये जीरो लेगा, फिर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम, है ना, दो ही पॉइंट रह जाएंगे, जीरो कम से कम ये जीरो से तो बड़ा ही रहेगा, चाहे कुछ पॉइंटों में बड़ा हो। तो हम लोग किसी भी एक साइड को एक्स मान सकते हैं। ठीक है, मैं पी आर को एक्स मान रहा हूँ, तुम चाहो तो क्यू आर को एक्स मान लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक को एक्स मान लेना। तो अगर आप पी आर को एक्स मानकर चल रहे हो, लेट पी आर बी एक्स, देन क्यू आर कितना आंसर हो जाएगा, देखो पी आर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 25 माइनस एक्स। क्या ये लाइन समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया, पी आर को मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। अब ये x है तो प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो वो आंसर किसका बनेगा, क्यू आर का। सर आपने पी आर ही क्यों माना, क्यू आर मान लो। क्यू आर को x मानोगे तो प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 25 माइनस एक्स। तो फिर वो आंसर किसका होगा, पी आर का। किसी भी एक को x मानोगे तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर तो मैक्सिमम गलती होती है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मिंग की है वो उस x की है, चाहे तुम x किसको भी मानो, तो ट्रांसफॉर्मिंग हम x की कर रहे हैं, तो साइन चेंज x का होगा, ना कि 25 का होगा। क्लियर है? हम यहाँ पर इसको x मानो या इसको x मानो, ट्रांसफॉर्मिंग अगर वो इधर जाएगा, साइन भी उसका ही चेंज होगा, किसका, x का, क्योंकि हमने x माना है, x का साइन चेंज करना है, 25 का साइन चेंज मत कर देना। ये प्लस है तो 25 कर दिया, वो माइनस कर दिया। अगर 25 माइनस का होगा तो पूरा आंसर ही क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, क्योंकि जिस चीज को हमने ट्रांसफॉर्मिंग किया है उसका साइन चेंज। बढ़ जाते हैं। तो पी आर को x मान लेते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं x, और क्यू आर हमारा कितना है 20, सॉरी सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ, पी क्यू की वैल्यू 5 है, यानी यहाँ 5 आएगा ना, पी क्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और पी आर हमारा कितना आ गया, x आ गया, और क्यू आर हमारा कितना आ गया, 25 माइनस एक्स। बढ़ जाओगे, यही होगा, सब कुछ सही है ना। चलो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस को लोड सिर्फ हाइपोटेन्यूज की होती है, 90 के सामने वाला, जो कि है x, क्या बन गया, x का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, बेस बची हुई साइड होगी, क्योंकि अपन पाइथागोरस ले रहे हैं, और पाइथागोरस में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथागोरस में सिर्फ हाइपोटेन्यूज को अपने को जज करना होता है। परपेंडिकुलर आप किसी को भी मानो, बेस किसी को भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में किसका, 10 का। ये फर्क कहाँ पड़ते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्क पड़ता है ना। तो हम लोग लिख लेंगे परपेंडिकुलर में लिख लेता हूँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बेस को मैंने मान लिया 5। तुम चाहो तो इसको इसको बेस मान लो, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में साइन प्लस का आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा। चलो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ए का स्क्वायर, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है साथ साथ। तो पहले करना है ए का स्क्वायर, ए मतलब 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर,
माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 का स्क्वायर 25 बढ़वा आगे। तो देखो एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर मतलब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625 प्लस का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 और एक्स ऐसा का ऐसा और प्लस में क्या आ गया 20 ये आया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ है ना। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 50x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 25 यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मिंग में अच्छा 625 भी है सॉरी 625 भी यही है और 25 भी यही है। बताओ यही है। मैंने ये कहा कि जिसकी ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं उसके साइन चेंज करते हैं तो 625 और 25 तो आरएचएस साइड में है तो वो तो ऐसे के ऐसे आरएचएस साइड में दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है और एक माइनस का 50 दिख रहा है साइन इसके चेंज होंगे तो एक्स स्क्वायर का साइन हो जाएगा ये वाले का तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस और ये एक्स स्क्वायर तो पहले से एलएचएस में बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचा 50x इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 650 x की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग में ये मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा डिवाइड में 0 से 0 कट गया 5 के टेबल में ये कितना आ जाएगा तो x का आंसर कितना आ गया 13 वैल्यू पुटिंग कर लो सो हमारा पी क्यू हमने किसको माना था पी आर को सॉरी पी आर को हमने x माना था जो कितना हो गया 13 पी आर को हमने x माना था जो हो गया 13 और क्यू आर को हमने माना था 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया 12। तुम चाहो तो यहाँ से अपने आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो क्या कि 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड एक्स का आंसर तुम अब निकाल चुके हो कितना 30 और ये वाला आंसर आपके पास आ चुका है 12 और ये है 5 12 और 13 में सबसे बड़ी साइड होती है 13 और वो हमारा हाइपोटेनियस है तो मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो सही है चांसेस कम ही है अब तो है ही नहीं बिल्कुल ही है ना कि हमने कुछ गलत किया ठीक है बढ़े आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है साइन पी क्या क्या फाइंड करना है साइन पी कोस पी और टेन पी। तो देखो साइन पी तो पहली चीज तो ये कि सर देखो एंगल तो सेम ही है तो एंगल में तो कोई लोड है नहीं हमारे को पी अगर एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा ये हमारा बेस बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा हाइपो बढ़ जाओ आगे है ना समझ आ रहा है ना पी के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हमारा हाइपोटेनियस और बचा हुआ बेस साइन का फॉर्मूला लगा दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12 अपॉन 13 कोस का फॉर्मूला बी अपॉन एच तो पी के लिए बी कितना होगा 5 अपॉन 13 और 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो पी के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी कि 12 अपॉन 5। क्या तीनों आंसर समझ में आ रहे हैं ठीक है ऐसा एग्जाम्पल भी देखा था हमने किसी भी दो साइड का सम दे रखा है तो एक को एक्स मान लो दूसरे की साइड फाइंड कर लो बाई पाइथागोरस से हम लोग आंसर निकाल लेंगे वैल्यू पुटिंग करेंगे जो भी चीज हमसे पूछ रहा है हम उसकी फॉर्मूले वाइज वैल्यू पुटिंग करके हमारा क्या निकाल लेंगे रेशियो निकाल ठीक है बढ़िया है। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे को जो दे रखा है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे रखा है और रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन चांसेस तो कम है कि हमारे एग्जाम के अंदर आए सीबीएसई में तो कम से कम नहीं आएगा बाकी जहाँ एनसीईआरटी बुक चल रही है जिन बोर्ड्स में उनका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे को क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जो द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन कि ये हमेशा लेस देन होगी किससे 1 से। तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो वो हमको पूछ रहा है ना द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो जब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे है ना तो वहां पर हम लोग वैल्यू पुटिंग करेंगे जब इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि tan 0 की वैल्यू होती है 0 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan 45 की वैल्यू होती है 1 tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि ऑलवेज ये हमेशा ही 1 से छोटा ही रहेगा। देखो 0 पे 0 रहेगा
30 पे 1/√3 रहेगा, लेकिन 45 से ज़्यादा जाते ही देखो ये 1 नहीं रह रहा, 1 से कम नहीं रह रहा। यहाँ 1 के इक्वल है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 है ना। और ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है मतलब हम लोग इसको फाइंड ही नहीं कर पाए अभी तक। इस चीज़ को हम जानते ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो हमारा आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। क्योंकि ये कह रहा है कि ऑलवेज, हमेशा ही होगा, तो हमेशा तो नहीं हो सकता, इन 2 केसेज़ में हो सकता है। इससे आगे वाले केसेज़ में तो ये चीज़ हो नहीं रही। हम लिख देंगे कि ये चीज़ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज़ ऑफ कि वी नो दैट 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? क्योंकि ये कह रहा है कि हमेशा ही इसकी वैल्यू 1 से क्या रहेगी? लेस देन, कोई सा भी एक रीज़न लिख देना। 1045 लिख देना, 60 का लिख देना या फिर 90 का लिख देना। तीनों ही एप्लीकेबल है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे को कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। ये हमारा h है और ये हमारा b है। तो बताओ क्या निकालेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हो गया 5। तो 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर 25, प्लस का 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 144 माइनस 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सही चल रहा है ना? सेक का फॉर्मूला h/b और वैल्यू पुटिंग करिए, ठीक है। 14 में से 5 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, ये 1 और ये आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से आप परपेंडिकुलर फाइंड करोगे तो कितना आएगा? रूट में 1 1। तो एक रफली डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये 90 एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के लिए ये तो होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा आ चुका है रूट में 119, बेस हमारा आ चुका है 5 और हाइपोटेनियस हमारे को दे रखा है 12। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये चीज हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड। इन तीनों में हाइपोटेनियस बिगेस्ट होना चाहिए। अब ये बिगेस्ट है या नहीं है वो चेक करते हैं कि सर देखो 5 से तो बिगेस्ट है, अब रूट 119 से है या नहीं है। तो आप जानते हो कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 121, यानी ये तो 121 से भी कम रह गया। हाँ, अगर यहाँ रूट में 121 होता तो ये 11 हो जाता, 11 भी कम ही रहता। तो ये तो 121 से भी कम है, यानी कि ये 11 से भी कम है, यानी कि बिगेस्ट साइड यहाँ पर इस ट्राइंगल के लिए हमारे को 12 ही दिख रही बिगेस्ट साइड, है ना। यहाँ पर ये 121 से कम है, यानी कि 11 से भी कम जा रहा है। हम जानते हैं कि 11 से कम है, यानी कि ये 11 से कम है, ये 5 है और ये 12 है, तो बिगेस्ट साइड 12 रहनी चाहिए, वही 12 ही है। और वो हमारी हाइपोटेनियस का ही होना चाहिए और वो हाइपोटेनियस का ही है। तो हम लोग इन इस चीज से क्या अदर रेशियो फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल हमारे लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ रहा है हमारे से कि सेक ए जो होता है वो 12/5 दे रखा है कि किसी एंगल के लिए, किसी एंगल ए के लिए क्या ये वैल्यू एप्लीकेबल है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि वैलिड है। क्यों वैलिड है? बिकॉज हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड और यहाँ पर बिगेस्ट साइड, ठीक है। बस यही रीजन लिखना है हमारे को, ये ऐसे दिखा देना है वहां पर स्टेटमेंट में कि हमने इसको सॉल्व किया। फिर हम लिख देंगे हियर हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड, है ना, इन गिवन ट्राइंगल, इन फोर गिवन ट्राइंगल। सो गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे को कह रहा है कोस ए जो है ये इसका निकनेम है। किसका निकनेम है? कोसेकेंट का, कोसेकेंट एंगल ए। तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी की जब स्टार्टिंग की पेजेस देखोगे ना, चैप्टर 8 का स्टार्टिंग का पेज देखोगे तो वहां पर तुम्हारे को वो दे रखी है, जैसे हम साइन लिख रहे हैं, ठीक है, कोस लिख रहे हैं, टेन लिख रहे हैं, कोट लिख रहे हैं, सेक लिख रहे हैं और कोसेक लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म लिख रहे हैं, निक नेम लिख रहे हैं। जैसे किसी का नाम जैसे मनोज है तो उसको निक नेम क्या बोल देंगे? मन्नू, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, ये जो नाम नाम यूज कर रहे हैं ये निक नेम है ना, एब्रीविएशन फॉर्म है। जैसे साइन जो है वहां बुक में देखोगे तो यहाँ पर साइन लिखा हुआ मिलेगा, कोस का लिखा हुआ मिलेगा कोसाइन, टेन का लिखा हुआ मिलेगा टेंजेंट, है ना, कोट का लिखा हुआ मिलेगा कोटेजेंट, सेक का लिखा हुआ मिलेगा सेकेंड और कोसेकेंट का कोसेक का लिखा हुआ मिलेगा कोसेकेंट, ठीक है। मैं आपको बुक नंबर का पेज नंबर बुक का पेज नंबर भी बताता हूँ जहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है। पेज नंबर है
पेज नंबर है 116, पेज नंबर 116 के ऊपर देखना, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि साइन, एक्चुअल में ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हम लोग एब्रीविएशन फॉर्म लिख रहे हैं, छोटा फॉर्म लिख रहे हैं, ये है एक्चुअल में साइन, लिखा ऐसे जाता है, बट हम अपने थोड़ा सा लिखते वक्त मतलब एक्चुअल में होता ही है, लिख हम ऐसा रहे हैं, होता कोसाइन है, लिख हम क्या रहे हैं, कोस रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ एक इंडेक्स बनी हुई है और उस इंडेक्स के अंदर हमारे पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे को अगर दिखाऊं, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर पेज नंबर 116, ठीक है, दिख रहा है ना। तो पेज नंबर 116 पे देख लेना, आराम से दिख जाएगा वहाँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो था, सॉरी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि कोस जो है, कोस जो है ना, वो कोसेकेंट का एब्रीविएशन फॉर्म है। तो देखो कोस तो कोसाइन का है, कोसेकेंट का तो जो एब्रीविएशन फॉर्म है वो कोसेक है ना। जबकि ये क्या कह रहा है, कोस है। तो बताओ कि हमारा आंसर गलत होगा या स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कोसेकेंट का एब्रीविएशन फॉर्म तो कोसेक होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है, कोस होता है। तो हम बोल देंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ कोस विल बी, है ना, या बी कोसाइन, है ना। कोसाइन का एब्रीविएशन फॉर्म होता है कोस, जबकि हमारे को गिवन दिया हुआ है कोसेकेंट का, ठीक है। बाकी मुझसे ज़्यादा अंग्रेजी तुम जानते हो यार, है ना, बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो कोट ए है, ये बताना चाह रहा है कि कोट और ए का ये प्रोडक्ट है। तो बताओ, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैंने ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं कि कोट को और ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोट ए मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, ऐसी चीज होती ही नहीं, ये है ही नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आता है। जैसे मैंने लिखा sin 30, जिसकी वैल्यू हो गई 1/2 हो गई। अब जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ये एंगल साथ में नहीं आएंगे तब तक ये वैल्यू नहीं मिल सकती। जैसे कि मैंने लिख दिया साइन ए, अब साइन ए की क्या वैल्यू होगी भाई, हमें क्या पता साइन ए क्या होगा, है ना। ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी वैल्यू रख दें और यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे अब यहाँ वेरिएबल है तो इसका क्या आंसर निकाल सकते हैं, तो यहाँ इस एंगल के साथ आएगा तो कुछ वैल्यू बनाएगा, मतलब इनकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, खुद का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रखते कि मैं अकेला साइन लिख लूँ, अकेला साइन कुछ भी नहीं बना सकता। मैं अकेला ए लिख लूँ, ये कुछ नहीं बना सकता। या 30 लिख लूँ, ये कुछ भी नहीं बना सकता। 30 का मतलब 30 है, साइन का मतलब साइन है। जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ एक वैल्यू बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, 1/2। tan और 30 मिलकर बनाएगा 1/√3, tan 30। तो ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ये साथ में आ रहे हैं, कंबाइन फॉर्म है ना। जैसे सरनेम और सॉरी नेम और सरनेम हो गया, है ना, है ना, समझ रहे हो? तो ये कंबाइंड फॉर्म है, बीच में इनके मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, ये कंबाइंड फॉर्म है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल है उसका। ये जब दोनों साथ आएंगे तो कुछ वैल्यू बनाएंगे, अलग अलग इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब इसमें इनकी वैल्यू क्या निकालें हम, 30 का मतलब 30 है भाई, 30 की वैल्यू 30 ही रहेगी, है ना, यूनिवर्सल है। साइन का मतलब साइन ही रहेगा, साइन का मतलब P/H का रेशियो, है ना। तो अब इसका क्या ही वैल्यू बनाएंगे, ये वैल्यू कब बनाएंगे, जब एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे और फिर एक नई वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया? तो वही बात है, लिख देना इनकरेक्ट है, जो है तो बता देंगे कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ठीक है, वैल्यू साथ में रख के बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट टाइप देखते हैं। और टाइप नंबर 5 कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। कोई एंगल थीटा है, उसके लिए क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? तो देखो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। मुझे कुछ आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से मेरा आंसर निकल चुका है क्या, कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी रिप्रेजेंट कर रहा है P को 4 और H को कर रहा है 3। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड, बट रेशियो के लिए इस रेशियो के लिए हाइपोटेनियस बिगेस्ट साइड नहीं है। आप बोलोगे कि सर बेस का पता ही नहीं, अरे बेस का पता, बेस इससे ज्यादा हो या कम हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर ही गलत हो चुका है। कैसे कि हाइपोटेनियस बिगेस्ट होती है तो 4 तो पहले ही बिगेस्ट हो चुका है। अब बेस का आंसर 3 से कम आया या ज्यादा है वो तो मैटर ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पहले ही बड़ा हो चुका है। तो हाइपोटेनियस तो बिगेस्ट साइड होती है, ये इसके इक्वल भी नहीं हो सकती थी,
ये तो हाइपोटेनियस से भी बड़ा चला जा रहा है, तो बड़ा जा रहा है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही कह देंगे कि हाइपोटेनियस, वी नो दैट हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड, बट जो हमारे को गिवन वैल्यू है ना, उसके अंदर परपेंडिकुलर ग्रेटर देन है किससे, हाइपोटेनियस से, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, सो गिवन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। इंग्लिश बना लेना यार, है ना, मेथड अच्छी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8.1 कर लिया, आगे वीडियो आती जाएगी 8.2 8.3 वगैरह वगैरह। ठीक है, अ, अगर ये पूरा सेशन समझ में आ रहा हो, है ना, मैंने टुकड़ों के अंदर डाले हैं वीडियो, बनाए भी टुकड़ों में ही है एक्चुअली, तो वीडियो डालें, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, सपोर्ट करना चाहिए।